Hello dear student, this is third lecture of chapter 5 current electricity, and in this lecture we will learn Ohm's law and its proof. Students, this is very important topic which is asked in your board examination many times. That's proof Ohm's law and define Ohm's law, and there are many numericals which is based on the application of Ohm's law. So students, before watch this video, you must watch the lecture number 5.2 in which we have described the full concept of drift velocity and mobility. Because in the proof of Ohm's law, we will use the direct formula of drift velocity and the direct formula of relation between electric current and drift velocity. So students, you must watch the lecture 5.2, which link is mentioned in your description box. So students, let's start this topic, Ohm's law. First of all, what is Ohm's law? Ohm's law stands in 1826. 1826 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम. उन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन को दिया और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं ओम्स लॉ. द रिलेशनशिप बिटवीन voltage across and current through conductor was first discovered by George Simon Ohm, by German scientist George Simon Ohm. This is the full name of Ohm, and this relationship is called Ohm's law. स्टूडेंट्स, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है? इसके लिए हमें सबसे पहले वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देने वाले जो लॉ होते हैं उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ. इसे सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में डिराइव किया. अब ये होता क्या है? जॉर्ज साइमन ओम ने क्या देखा? ओम साहब ने एक कंडक्टर लिया. कंडक्टर मीन्स अ मटेरियल ऑब्जेक्ट इन विच करंट कैन पासेज इजली, जिसमें करंट इजली पास हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर. एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया. आप लोग वोल्टेज मतलब समझ रहे होगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया या फिर सेल से, हम बोलेंगे सेल से कनेक्ट कर दिया. इट मीन्स V वोल्ट की बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया. जब इसे V वोल्ट की बैटरी से हम किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा? इससे इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, इसका पोटेंशियल कम, तो यहाँ से करंट I निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये करंट I यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा. तो इन्होंने क्या किया? इस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया. इन्होंने इस वोल्टेज की वैल्यू को पहले कितना रखा? 0 वोल्ट रखा. तो देखा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. करंट की वैल्यू कितनी रही? 0. फिर इस वोल्टेज को इन्होंने इंक्रीज करके 0 से कितना कर दिया? 2 कर दिया. तो इस करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, 1 हो गई. फिर इस वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने 2 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया. तो इस करंट की वैल्यू भी इन्होंने देखा, जब अमीटर से चेक किया तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी. जब इसे 4 करते थे 2 हो जा रहा था. मतलब ओम साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या उन्होंने किया, वोल्टेज की वैल्यू वो बढ़ा रहे थे तो उस सर्किट में ये जो आपका कंडक्टर था, इस कंडक्टर में करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी. इट मीन स्टूडेंट्स, इन्होंने इसी रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी कैन डिफाइन हियर ओम्स लॉ and may be defined or may be stated as the current I flowing through a conductor is directly proportional
proportional to the potential difference, to the potential difference V across its end, provided the physical condition means instant temperature, strain, etc., humidity, etc. do not change. इट मीन स्टूडेंट्स कि अगर कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर को हम प्रेस ना करें, प्रेशर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर इस कंडक्टर का चेंज ना करें। सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने प्रेशर को चेंज नहीं किया, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे रखा, टेम्परेचर भी हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें जितने वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, इसको जितने बड़ी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें करंट जो होगा उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। दिस इज द लॉ ऑफ ओम्स लॉ। इट मीन्स द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कब, जब यहाँ पे हम टेम्परेचर स्टैंड मीन्स इसके फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रखेंगे। फिजिकल कंडीशन मीन्स एक ऐसा कंडीशन जिसमें इसके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स का प्लेस चेंज हो सकता है, उसे हम फिजिकल कंडीशन बोलते हैं। इट मीन्स टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा क्या हो, कांस्टेंट रहे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर। इट मीन स्टूडेंट्स हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि वोल्टेज, इट मीन्स जो करंट होगा हमारा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड इस आर को हम डिफाइन कर सकते हैं वेयर R is constant of proportionality and is called what, resistance। इसे आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें ओम्स लॉ समझना होगा। ओम्स लॉ में कुछ नहीं है, सिंपल, किसी भी कंडक्टर का अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तभी उसमें करंट इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसी को करंट बोलते हैं। तो जो करंट होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तभी करंट बढ़ेगा, अदरवाइज करंट नहीं बढ़ेगा। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ क्या होता है ओम्स लॉ का। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि आपको पहले इसके पहला लेक्चर आपको देखना चाहिए जिसमें हमने प्रूफ कराया आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। हमने आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, एन जो होता है करंट डेंसिटी, ई इलेक्ट्रॉन्स, ए एरिया, एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैंने एक प्रूफ और कराया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल ई मीन्स इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास। ये दो फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। दो फार्मूले मैंने प्रूफ करा चुका है इसके पहले वाले लेक्चर में, तो आप पहले उससे देखो जिससे आपको ओम्स लॉ का प्रूफ समझ में आए। ओम्स लॉ बहुत इजी है, और ओम्स लॉ के प्रूफ से ही हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस को। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, लेट्स कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज N and it is connected to a battery V. It is connected to a battery V. It means in this conductor I, the current I will flow. I इसमें क्या होगा, फ्लो होगा, और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और उस वेलोसिटी का क्या नाम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मीन्स ये वी डी से, देखो यहाँ पे वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखने का तरीका कैपिटल वी, और यहाँ पे सफिक्स में हम डी लिखते हैं, वी इंटू डी आप मत लिखना, ये दूसरा मीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका जो करंट डेंसिटी है वो कितना एन है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे पहले, लेट्स कंसीडर अ कंडक्टर of length L is connected to a cell
ऑफ वोल्टेज V वोल्ट के सेल से एक कंडक्टर कनेक्टेड है एंड स्मॉल n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी okay, and Vd is drift velocity and capital A is area of cross section of conductor. इसमें हमने इसका एरिया ए मान लिया, इसका करंट डेंसिटी। अब मैं अगर बोलूँ कि इसमें आई की वैल्यू, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, वो करंट कितना फ्लो हो रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसीडर में, तो ये जो करंट फ्लो होगा, ये जो करंट होगा आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। ये आपका करंट इतना फ्लो होगा। इसके पहले वाले में हमने प्रूफ करा चुके हैं कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये करंट फ्लो होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन कि ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसको मैंने लिख दिया। अब हमें पता है आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू, एंड वी नो डैट वी डी इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम वी डी की वैल्यू अगर पुट करें तो कितना हो जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन में एम। इट मीन्स आई विल इक्वल टू एन इंटू ई कितना हो जाएगा, ई का स्क्वायर। ये ई स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन्स एंड कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्मॉल ई का एक इंटू ए इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में एम। आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि टाउ जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। लेट्स कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ वोल्टेज वी एंड स्मॉल एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ए के मेंशन कर देना टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, यहाँ कहीं लिख देना टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, जब टाउ रिलैक्सेशन टाइम है देन करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एंड वी डी की वैल्यू हमने पुट किया, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फार्मूले में पता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पे फार्मूला रखेंगे वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि जो इसका लेंथ हो कितना है, एल है कंडक्टर का। तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए इंटू ई के जगह पे हम कितना लिख देंगे, वी अपॉन एल लिख देंगे इंटू टाउ, और यहाँ पे अपॉन में एम ऑलरेडी था। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए इंटू वी इंटू टाउ। दिस इज टाउ, और ये टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम ने पहले से ही कंसीडर कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है कि वी और आई का रेशियो, वोल्टेज एंड करंट का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि ओम्स लॉ ने हमें यही बताया था कि वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे बस सिंपल देखो, हमने दो फॉर्मूले यूज किया, एक आई इक्वल टू एन ए वी डी, और यहाँ पे वी डी की वैल्यू को पुट किया। सेकेंड स्टेप, हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या होगा कि वी और आई का रेशियो हम यहाँ से फाइंड आउट करें। तो इस पूरे इक्वेशन से अगर मैं वी एंड आई का रेशियो को फाइंड आउट करूं तो वी और आई का रेशियो कितना होगा। तो उसके पहले हम सबको डिफाइन कर दें कि यहाँ पे ई क्या है, स्मॉल ई इज द इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल ई एंड स्मॉल एम, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो स्मॉल ई है ये एल है स्टूडेंट्स, इसे आप ई मत समझ लेना, दिस इज एल, क्योंकि ई कैपिटल इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो स्मॉल ई एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा और जो उसका मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्मॉल ई एंड एम आर कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज तो दोनों बदलेंगे नहीं, कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो गए। एंड ये जो n है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इट मीन्स एवरी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा आयरन का बना हुआ है, या फिर सिल्वर का है, या फिर किसी भी कॉपर का है, तो इस पूरे मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मीन्स n इज ऑल्सो कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। n भी क्या हो जाएगा, गिवन मटेरियल के लिए
कांस्टेंट हो जाएगा। एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ओम्स लॉ कब फॉलो होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट स्ट्रेन, कोई भी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, देन जो ये टाउ की वैल्यू होगा, रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा है इसको सेम टाइम लगेगा इस पूरे कंडक्टर में, यहाँ से यहाँ तक एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में। इट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर टाउ इज कांस्टेंट, टाउ भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इस कांस्टेंट जो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का अगर मैं एरिया और लेंथ को, क्योंकि एक कंडक्टर है इसे हमने बैटरी से अगर कनेक्ट किया तो इसका लेंथ और एरिया तो इंक्रीज करेगा नहीं। इट मीन्स एरिया एंड लेंथ ए एंड एल और कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट फॉर अ गिवन सैंपल। जो भी हमने सैंपल लिया है, इस गिवन सैंपल के लिए हमने क्या कर लिया, इसको भी कांस्टेंट कर लिया, ऐसे आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर मैं v एंड i का रेशियो फाइंड आउट करूं, देन v एंड i का रेशियो हो जाएगा v अपॉन में i, दिस विल इक्वल टू m, ये l यहाँ पे आ जाएगा m इंटू एल अपॉन ये n यहाँ पे आ जाएगा इस साइड n इंटू ई स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि v हमने तो यहाँ ले लिया a इंटू टाउ, ये हो v एंड i का जो रेशियो फाइंड आउट करोगे कितना हो जाएगा एम एल, क्योंकि ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा तो m इंटू एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। और इसी को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने अभी प्रूफ कर दिया कि m भी कांस्टेंट है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। l जो है इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ नहीं चेंज होगा, किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, l इज ऑल्सो कांस्टेंट। स्मॉल n इज द करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, n इज कांस्टेंट। e इज द इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमेशा कांस्टेंट होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। एरिया भी क्या है कंडक्टर का, कांस्टेंट है। टाउ भी कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस आर। इट मीन स्टूडेंट्स की जो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन यहीं पे प्रूफ हो गया आपका, दिस इज द प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। एंड यहीं से हम रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करेंगे। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया, m इंटू एल अपॉन n इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे कि स्टूडेंट्स राइट नेक्स्ट हेडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा v एंड i का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम रेजिस्टेंस को यहीं से डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड as the ratio of, is defined as the ratio of potential difference and electric current, ratio of potential difference applied across its end to the resulting current through the conductor. This will be the definition of resistance of a conductor. और ये जो R इक्वल टू वी अपॉन आई है इसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और यहाँ से हम इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टर, वो कितना होता है, वो वोल्टेज का यूनिट, ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्टेज हो गया, वोल्ट, एंड करंट का यूनिट एम्पियर। तो इसका जो SI यूनिट होता है वोल्टेज पर एम्पियर, या फिर इन्हें हम ओम्स के ऑनर में, जो हमारे जॉर्ज साइमन ओम थे उसके ऑनर में इसका जो यूनिट होता है उसे हम कितना लिखते हैं, ओम लिखते हैं। इसे हम एक नए सिंबल इस ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, डायमेंशन की अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द डायमेंशन, डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ भी वोल्टेज का डायमेंशन अपॉन डायमेंशन ऑफ आई करंट का डायमेंशन। वोल्टेज का डायमेंशन क्या होता है, तो वोल्टेज मीन्स या पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशन होता है, टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना वर्डन हो रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में। दिस इज द ये फॉर्मूला होता है।
किसका, वोल्टेज का, एनर्जी अपॉन चार्ज अपॉन करंट की जगह पे तो हम करंट ही लिख सकते हैं, करंट। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है कितना होता है, ml² T⁻², एंड चार्ज का डायमेंशन 80, एंड यहाँ पे करंट का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, ए होता है। तो ये करंट का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ए। तो ये आपका हो जाएगा ml² T⁻² अपॉन a² × t। और इसे हम सॉल्व करके यहाँ पे डायमेंशन लिख सकते हैं ml² T⁻³ एंड a⁻²। दिस विल बी द फॉर्मूला, दिस विल द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसके पहले हमने अभी फॉर्मूले को प्रूफ कराया। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, R=m×L अपॉन n E²A×τ, जहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड E इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, A इज द एरिया एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। इट मीन स्टूडेंट जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, it is directly proportional to its length. Okay, it means that is R is directly proportional to length. Okay. Second point, it is inversely proportional to area. It is inversely proportional to its area, that is R is inversely proportional to 1/A. And third point stands, it depends on nature of the material. Nature of material means अगर नेचर सपोज हमारे बताया कॉपर का अगर होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, आयरन का है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सिल्वर का है तो और ज़्यादा। इट मीन्स ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफरेंट मटेरियल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। सपोज ये आपके पास कॉपर है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बहुत पास होंगे, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इसमें ज़्यादा होगा। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। एंड द फोर्थ पॉइंट, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज कर दें, नीचे हम यहाँ पे हीट इसे दे दें, तो इसके जो मॉलिक्यूल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो बहुत तेज से रोटेट करने लगेंगे, और जो रिलैक्सेशन टाइम वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, चेंजेज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। इट मीन्स अगर हम किसी एक पार्टिकुलर कंडक्टर की बात करें, कि सिंगल हमारे पास एक कॉपर का रॉड है और इस कंडक्टर में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, देन हम एक सिंगल कंडक्टर के लिए आर की वैल्यू लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड या यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रॉड, ऐसे आप लिख सकते हो, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रॉड। हम आर की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल लगता है तो आपको पता है एक कांस्टेंट लगता है, आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लग गया, एल अपॉन ए, एंड इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। एंड इस रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगा अगर जो रॉड है उस रॉड का एरिया जो है हमने 1 कर दिया और लेंथ भी कितना कर दिया, 1 कर दिया। इट मीन्स 1 मीटर रॉड या 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के 1 मीटर लंबे रॉड में कितना रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमें ये बताता है स्टूडेंट्स कि हमने 2 रॉड दे दिया आपको, एक आपने दे दिया कॉपर का, एक एल्यूमिनियम का। हम अगर आपसे बोलें कि करंट किस में ईजिली फ्लो हो जाएगा,
तो ईजिली फ्लो होने का सेंस ये है कि जिसमें अपोजिशन ऑफ करंट कम हो। अपोजिशन ऑफ करंट मीन्स जिसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो स्टूडेंट्स, कम हो। क्योंकि रेजिस्टेंस ही क्या करता है कि करंट को अपोज करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता, रोकता है। तो इस रेजिस्टिविटी से हम पता कर सकते हैं कि किसमें करंट ईजिली फ्लो होगा या किसमें करंट फास्ट फ्लो होगा, किसमें करंट स्लो फ्लो होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट, सपोज अगर हमारे पास दो कंडक्टिंग मटेरियल है तो ये डिसाइड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि दोनों में करंट फ्लो होगा, लेकिन किसमें फास्ट करंट फ्लो होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। जिसमें रेजिस्टिविटी कम होगा उसमें क्या होगा, उसमें करंट हमारा फास्ट फ्लो होगा। और इस रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इफ एरिया इज 1 एंड लेंथ इज ऑल्सो 1, देन जो हमारा आर की वैल्यू है या रेजिस्टिविटी है, दिस विल इक्वल टू रेजिस्टेंस। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रो बोलते हैं इस सिंबल को, एंड दिस इज रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी को हम क्या लिख सकते हैं, आर के बराबर लिख सकते हैं अगर हम यूनिट लेंथ में, यूनिट एरिया में रेजिस्टेंस को काउंट करें तो। और आर की फॉर्मूला तो आपको पता है, इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। इट मीन्स कि जो रेजिस्टिविटी भी होगा, अगर हम एल की वैल्यू 1 रख दें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, कि अगर हम रो की वैल्यू को डिफाइन करें तो रो की वैल्यू कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू आर के बराबर। और आर का फॉर्मूला हमने अभी देखा, एम इंटू एल इंटू एन ई स्क्वायर ए। इट मीन्स कि रेजिस्टिविटी इज क्या, 1 यूनिट एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया में 1 यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है। इट मीन्स कि एरिया और लेंथ दोनों की वैल्यू कितना करना है, 1 1 रख देना है। तो ये जो वैल्यू होगा किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला आ जाएगा कितना हो जाएगा, एम, क्योंकि एल की जगह पे 1 रखना है, एरिया की जगह पे भी 1 रखना है, एल इंटू एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। Okay, m n e square into tau. It means resistivity is equal to the resistance of a block of a conductor across two opposite face which have area of cross section is unit and having unit length. So you then write the definition of resistivity. Resistivity is equal to resistance of a block of a conductor across two opposite faces which have area of cross section is unit and distance between them as 1 unit. This will be the definition of resistivity. एंड रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, तो रेजिस्टिविटी का अगर मैं यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टिविटी यूनिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका आर हो गया, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। इट मीन्स कि ये आपका जो यूनिट होगा रेजिस्टिविटी का, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो आर की यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एंड यहाँ पे एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एंड ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ मीटर, ओम मीटर। दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देखेंगे और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिखने सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।